नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे कॉपर की, जहां पर 3 महीने के हाईस पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। जुलाई में करीबन 5.25% की तेजी के बाद कैसे रह सकते हैं कॉपर के मिजाज अगस्त में, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर जुलाई के महीने में 16% का इजाफा देखने को मिला है और ये सबसे बेहतरीन महीना रहा है 18 महीनों में कच्चे तेल के लिए। ये तेजी कितनी बरकरार रहेगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चीनी की, क्योंकि यहां पर अगस्त का जो कोटा है जो सरकार ने जारी किया है वो जुलाई के मुकाबले कम है, तो त्योहारों के लिहाज से ये कोटा कैसा रह सकता है, आगे मांग कैसी बनी रहेगी, इन नंबर्स पर भी डालेंगे नजर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार और ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। शुरुआत लेकिन कॉपर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि विद इन मेटल्स यहां पर अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। माना यह जा रहा है फंडामेंटली कि अगले 2-3 सालों तक हम काफी प्रोजेक्ट्स यहां पर ऑनलाइन आता हुआ देखेंगे, तो कॉपर की सप्लाई इन दैट सेंस बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगी। लेकिन काफी हद तक जो फिलहाल के ट्रेंड्स हैं वो यहां पर सीएफटीसी डेटा की तरफ से आ रहे हैं, जहां पर स्पेक्युलेटिव लॉन्ग पोजीशंस हमने लगातार बढ़ते हुए देखी हैं। पिछले हफ्ते अगर शंघाई की बात की जाए तो एक ही हफ्ते में करीबन 21% की गिरावट यहां पर इन्वेंट्रीज में देखने को मिली है। साथ ही साथ जो चिले की प्रोडक्शन है, कोडेल्को की प्रोडक्शन है, वहां पर क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमने 14 से 17% की गिरावट भी आते हुए देखी है। तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही, और एनर्जी ट्रांजिशन के लिहाज से भी कॉपर यहां पर काफी राइप है। इस साल में जैसे कि आप देख सकते हैं 5% तक की तेजी हमने भावों में यहां पर आते हुए देखी है। फंडामेंटल्स तो ये हुए निशांत, लेकिन ऑन चार्ट्स अब कॉपर यहां पर क्या दिखाता है? जिस तरह का सपोर्ट देखने को मिला है, कैसे रह सकते हैं प्राइसेस? अगर हम कॉपर के एमसीएक्स की बात करें तो 740 का एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था जो कॉपर को क्लियर करना था, और वो हमें काफी कन्विंसिंगली क्लियर होता हुआ दिखा है। तो अभी 755 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम डाउन साइड देखें, अब हमारा 740 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मेरा मानना है चार्ट्स पे टेक्निकली अगले 2 से 3 महीने में आपको 780 785 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे जनवरी हाईस के काफी करीब हैं। तो मैं यहाँ से काफी बुलिश हूँ, मैं काफी महीनों से बुलिश रहा हूँ कॉपर पे, बट एक 740 का लेवल क्लियर करना जरूरी था, वो काफी अच्छे कन्विंसिंगली क्लियर हुआ है। ओके अच्छा निशांत जी, आपने पहले भी मेंटेन किया था कि जुलाई बेस मेटल्स के लिए बेटर रहेगा, और हमने पॉजिटिव रिटर्न से बेस मेटल्स की ओर से आते हुए देखे हैं एक करेक्शन के बाद। अगस्त ओवरऑल कैसा लग रहा है प्राइस ट्रेंड्स के हिसाब से? और कॉपर की बात तो हो गई, लेकिन कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम और जिंक ने भी अच्छा ट्रैक्शन दिखाया है, यहाँ क्या व्यू है आपका? मॉर्निंग दीपाली, एल्यूमिनियम में अगेन जैसे कॉपर में एक लेवल था 200, यहाँ पे एल्यूमिनियम में 202 का एक लेवल क्लियर करना जरूरी था, जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें और जिंक की भी बात करें, तो दोनों में अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेकआउट होते हुए दिखे हैं, तो दोनों में अभी अच्छा ट्रैक्शन है। अगस्त के महीने में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता दिख सकता है अगर हम कॉपर की बात करें, बट एल्यूमिनियम जिंक में अभी भी अच्छा अपसाइड दिख रहा है अगर हम सिर्फ अगस्त की बात करें। बट ओवरऑल बेस मेटल्स में यहाँ से काफी अच्छे मूव आते हुए दिख सकते हैं। विकास, आप कैसे देखते हैं, और आपको भी लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड यहां पर अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बाजार को और भी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं कि चाइना स्टिमुलस मेजर्स इस महीने में तो पक्के तौर पर आएंगे, तो वो सेंटिमेंट ड्राइव भी हमने यहां पर आते हुए देखी है। भाई कॉपर हम लोग तो लास्ट काफी शो से कवर करता है। कॉपर में तेजी है और बेस मेटल्स में तेजी है, बाई ऑन डिप्स ही रहेगा। और जैसा कि अभी निशान जी ने बोला कि कॉपर में 740 का जो जोन है ना, वो एकदम से कन्विंसिंगली ब्रेक हुआ है। मैं भी उसी जोन को देख रहा था, उस जोन के ऊपर सस्टेन कर गया। तो अब ये चेंज इन पोलरिटी के हिसाब से कॉपर में 738 से 40 का जो जोन है, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में ये तेजी बरकरार रहेगी। कॉपर में मैं आने वाले दिनों में 769 और 785 तक का लेवल इमीडिएट देख रहा हूँ। तो कॉपर में ये तेजी बरकरार रहेगी। और बाकी बेस मेटल की भी बात करूं तो जिंक अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ये 229 231 तक जिंक अभी इमीडिएट बेसिस पे जाता लग रहा है। ओके विकास, अगर आपको एक ट्रेड पिक करना हो बेस मेटल से, तो आपका कन्विक्शन किस पर है? मेरे को बोल रहे दीपाली जी। माफी चाहेंगे, अमित से सवाल था। अमित, आपका क्या व्यू है? जी दीपाली, मेरे को लगता है बेस मेटल में काफी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से हमने देखी है। मेरा बेस्ट पिक जो रहेगा वो कॉपर ही रहेगा। 752 के आसपास अगर आज ये मिलता है तो इसमें एक बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए।
मेरे को लगता है प्राइसेस 1 से 2 दिनों में 762 या 765 के आसपास टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे 746 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। थोड़ा सा लंबा भी अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे को लगता है प्राइसेस अगर 735 का लेवल होल्ड करते हैं तो 790 के प्राइसेस भी हम अगस्त सीरीज में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है। और एक बात तो माननी होगी कि इवन एज डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर है और जिसका कुछ असर हमने यहां पर प्राइसेस में आ जाते हुए भी देखा है, हल्की सी मुनाफा वसूली के तौर पर। लेकिन चाइना, इवन एज देवर रिसेशन कंसर्न्स जुलाई के महीने में, उसके बावजूद भी मेटल्स ने एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पर आता हुआ देखा है। इससे पहले कि मेटल्स की जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसको कंक्लूड करें निशांत, क्योंकि आप मेटल रिलेटेड इक्विटीज भी यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या चुनिंदा स्टॉक्स आपकी नजर में है? कॉपर के लिए हिंदुस्तान कॉपर पे मैं स्टिक करूंगा। मैं 100 रुपए के आसपास, जब आपसे पिछली बार बात हुई थी, आज वो 150 के आसपास चल रहा है, तो हिंदुस्तान कॉपर में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है यहाँ से भी। एल्यूमिनियम स्टॉक्स में आपका हिंडाल्को नाल्को जो है वो दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं जो एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील अभी भी मेरा टॉप पिक रहेगा। जस्ट थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस है वहाँ पे 124 रुपए में, अगर वो एक बार क्लियर हो जाता है तो टाटा स्टील के लिहाज से देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो वो मेटल्स हैं और रिलेटेड इक्विटीज भी हैं मेटल्स में जो आपको यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। और यूजुअली यहाँ पर जो लोग मेटल्स में ट्रेड करते हैं वो दोनों पर यहाँ पर नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मेटल्स पे बात भी करने के लिए। कच्चे तेल पर नजर डालना जरूरी है क्योंकि यहां पर अच्छी खासी तेजी हमने आते हुए देखी है। 5 हफ्तों की बढ़त के बाद ये छठा हफ्ता ऐसा होगा जहां पर स्टेडी ट्रेड्स बनते हुए नजर आए हैं और $85 के ऊपर अभी भी यहां पर कारोबार है। विकास, कैसे देखते हैं क्रूड प्राइसेस और जिस तरह से ओपेक कट्स की बात की जा रही है, जिस तरह से डिमांड बेहतर होते हुए नजर आई है, स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस यहां पर भी चढ़ी हैं, आपको लगता है यहां से और बढ़त अगस्त का महीना दिखा पाएगा? जी, अगस्त का महीना भी क्रूड में तेजी ही रहेगा। थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स का रणनीति रहेगा। थोड़ा सा डिप्स में अगर ये 6550 6600 तक के नीचे आ जाता है तो क्रूड में बाई करके ही चलना चाहिए। हायर एंड में टारगेट 6950 और 7100 तक का क्रूड में दिख रहा है, क्योंकि क्रूड में टेक्निकल चार्ट्स पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट चल रहा है। वीकली में भी एक ब्रेकआउट अभी बना है लोअर सपोर्ट से, तो तेजी अभी बनी रहेगी क्रूड में। थोड़ा लंबा समय तक तेजी चलेगा। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन आए। WTI में भी, ब्रेंट क्रूड पे भी मैं देख रहा था, ब्रेंट क्रूड पे भी अभी करीब करीब $90 तक ये ब्रेंट क्रूड भी जा सकता है। तो क्रूड पे तेजी का ही माहौल रहेगा। थोड़ा सा नीचे डिप्स पे मिले तो बाई करना है हम लोगों को। एक स्टॉप लॉस रहेगा 6500 के नीचे का, और डिप्स पे बाई करके 6950 और 7100 का टारगेट हम लोग क्रूड पे रखेंगे। ओके, तो तेजी बरकरार रहेगी कच्चे तेल में। डिप्स पर खरीदारी की ही सलाह है। 7100 तक जाने की पॉसिबिलिटी और डिसाइसिवली $85 के ऊपर भी ब्रेंट का भाव हमने टिकते हुए देखा है। बेस भी कच्चे तेल का ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं बुलियंस की। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को देखेंगे तो गोल्ड $2000 के आसपास होल्ड कर रहा है, हालांकि उन लेवल से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन जिस तरीके के सेंटिमेंट्स बने हैं कि तमाम जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो पीक पर आ चुके हैं इंटरेस्ट रेट हाइक करने के, इसी एंटिसिपेशन में हमने बाइंग आते हुए देखी है। हालांकि घरेलू बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है, लेकिन 59,300 के आसपास कर रहे हैं प्राइसेस ट्रेड। अमित, क्या व्यू है आपका गोल्ड से इन लेवल्स पर? कोई ट्रेड लेंगे क्या? गोल्ड और सिल्वर में कल हमने निचले स्तरों पे काफी अच्छी रिकवरी प्राइसेस में देखी है। अभी हम अक्टूबर वायदा गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी अभी अगस्त वायदा का हो गया है। अभी 59,780 के आसपास है। 59,700 का इसमें एक बाय का ट्रेड रिकमेंड करूंगा मैं। 60,100 तक के टारगेट जो है मेरे को लगता है इंट्राडे में वापस इवनिंग तक देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडर्स का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 59,500 रुपए के नीचे का रहेगा, तो 59,700 के कर दिए एक बाय का ट्रेड। जी, तो खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी में करने की राय है। और विकास, एक चांदी पर आपसे क्यों लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर जुलाई का महीना देखें तो चांदी हमने आउट परफॉर्म करते हुए देखी है। अगर सोने में 2-2.25% के गेंस जुलाई में देखने को मिले, चांदी में 7-7.5% की तेजी यहाँ पर रही। आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। जैसे पिछले बार गोल्ड चला था तो चांदी रुका हुआ था, बट इस बार चांदी ने आउट परफॉर्म किया और ये तेजी अभी चांदी में बरकरार रहेगी। थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स में इसका जो सपोर्ट जोन है वो शिफ्ट होता नजर आ रहा है। सपोर्ट जोन नीचे से शिफ्ट होकर अभी 73,800 74,000 पे शिफ्ट हो गया है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन चांदी में 73,800 74,000 के करीब रहेगा। अब ऊपर में जो इसका एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है 75,500 का, इसके ऊपर जैसे ही चांदी चलेगा तो 76,500 और 77,200 का जोन ये इजीली दिखा देगा। तो चांदी में नजरिया बुलिस का ही है, दीपाली जी। ओके,
तो व्यू चांदी पर पॉजिटिव साइड पर ही है। हालांकि आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, 0.1% नीचे प्राइसेस, लेकिन कल हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे थे गोल्ड सिल्वर दोनों के ही, लेकिन दोनों में ही बाय करने की स्ट्रैटेजी आपको दी जा रही है। चलिए ब्रेक लेकर उससे पहले फटाफट से डॉलर इंडेक्स पे भी राय ले लेते हैं विकास के। विकास, क्या व्यू है आपका? लगातार हालांकि दूसरा महीना है जब हमने डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी देखी है, क्या रेंज आप देखते हैं नियर टर्म में और क्या व्यू है? हाँ, डॉलर इंडेक्स को मैं भी काफी दिन से मॉनिटर कर रहा था। तो ये क्या है कि वीकली चार्ट में ये अपने 98 99 का जो सपोर्ट जोन है ना, उसके पास से आके थोड़ा सा ये बाउंस देके कर रहा है। जब तक ये 103 के नीचे है तब तक ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नेगेटिव बायस पे ही रहेगा। बट 101 के ऊपर में भी ये थोड़ा सा अब चिंता कर रहा है कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो रेंज में भी इसमें 100 से 103 के बीच का ही देख रहा हूँ इन दिनों पे। तो दोनों में से आइदर साइड ब्रेकआउट होगा तभी देखेंगे कि इसमें और क्या ट्रेंड बन सकता है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई डॉलर इंडेक्स की और बाकी स्ट्रैटेजीज की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, साथ ही बात करेंगे शुगर की। प्रफुल्ल बिटलानी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बात अब यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं, जहाँ पर भाव हमने महाराष्ट्र में और नॉर्थ में बढ़ते हुए देखे हैं। और अगर सरकार का जुलाई का रादर अगस्त का कोटा भी देखें तो वो जुलाई के मुकाबले यहाँ पर कम जारी किया गया है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप कोटा घटाना? क्योंकि अगस्त में फेस्टिवल सीजन है, ऑफ कोर्स मिल्स के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस कम है, उन्हें कम चीनी बेचनी है, लेकिन सामने मांग कैसी रहने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है, मांग तो रहेगी पर ये कोटा कम नहीं है, एक्चुअली ज्यादा है अगले महीने से। क्योंकि जो एक्सटेंशन दिया गया है, मेरे ख्याल से 7-8 महीने के बाद पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने जुलाई कोटा का जो एक्सटेंशन अगस्त में दिया वो कभी देती नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसकी रीजन एक्सटेंशन देने का ये हुआ था कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर एक महीने का एक अधिक महीना आता है, वो बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। तो उसमें कावड़ यात्रा जो रहती है श्रावण महीने में रहती है, और ये बार श्रावण है जो 48 ईयर्स के बाद आया हुआ है। तो उसमें कावड़ यात्रा 15 जुलाई को पूरी होनी थी, पर एक्सटेंडेड कावड़ यात्रा रहने की वजह से मिलों से डिस्पैचेस यूपी में हो नहीं पाई थी, तो उसको एक्सटेंशन दिया गया। वो एक्सटेंशन क्वांटिटी भी करीबन 1.5 लाख टन है। ओके, तो कोटा 23.5 का नहीं है, 25 का है। ऑलराइट। तो पिछले जो जैसे कि आपने कहा कि अभी जो प्राइस थोड़े महाराष्ट्र या इसमें बढ़े हैं, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ इवन 24 का कोटा देने के बाद जुलाई में भी जैसे इतनी बारिश हेवी थी, तो भी शुरुआत में 5-10 दिन जो है वो स्पेकुलेटिव पोजीशन बनती है, तो प्राइस ऊपर रहते थे, बाद में वो डाउन स्लेड हो गए थे। तो ये एवरी मंथ का है कि इन बिगिनिंग ऑफ द मंथ ये प्राइस ऊपर रहते हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल एबल टू सस्टेन। दूसरी बात ये कि आप जो बिलो एवरेज अगस्त की बारिशें यहाँ पर बताई जा रही हैं, और जिस तरह से हमने महाराष्ट्र कर्नाटका में एज ऑफ नाउ सिचुएशन देखी है, क्या बुआई को लेकर कुछ चिंताएं हैं एट ऑल? ईल्ड को लेकर चिंताएं हैं? चिंताएं है, पर जो आज का आईएमडी का रिपोर्ट आया है कि इट विल बी अ नॉर्मल मॉनसून इन दिस अगस्त एंड सितंबर, तो इससे एकदम तसल्ली तो नहीं होती है। पर एक चीज रहती है कि कौन से जगह पे नॉर्मल बारिश होगी, जहाँ पे शुगर केन फील्ड है वहां पे होती है तो फिर बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं होती है तो फिर थोड़ी चिंता की जरूर है। पर जो हमें चाहिए कि सुक्रोज लेवल 34-35 चाहिए डोमेस्टिक शुगर के लिए और इथनॉल के लिए, आई थिंक इट विल बी इजीली अवेलेबल, तो उनका कोई चिंता ऐसी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बिजनेस के जो एक्सपोर्ट हाउस है और हमारे इंडियन डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट ट्रेडर्स है, उनको कम उम्मीद मिलेगी बिजनेस एक साल के लिए। पर देखते हैं, अगर अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश जो आईएमडी ने आज प्रिडिक्ट की है उस हिसाब से अगर होती है तो एक्सपोर्ट की छोटी मोटी भी विंडो खुल सकती है। ओके, अच्छा प्रफुल्ल जी, फिर करंट सीजन के लिए जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स आपके पहले थे, आप उन्हीं के साथ फिलहाल स्टिक कर रहे हैं? और दूसरी चीज, आपने कहा कि प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे, तो क्या इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टेबल रहेंगे या थोड़े हल्के भी हो सकते हैं? हाँ, थोड़े हल्के भी हो सकते हैं या यही प्राइस के आसपास ही रहेंगे। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 अक्टूबर को कम से कम 55 लाख टन ओपनिंग स्टॉक रहने वाला है, जो हमारी ऑफिस जगजन केसोजेंट कंपनी की रिसर्च पा रही है। तो हमें कोई ऐसा यानी कुछ डू एंड डाई जैसी कोई सिचुएशन हमें नहीं लग रही है, और प्राइस यहीं पे मेंटेन होगी। कोई प्राइस उछाल के
पोजीशन फर्स्ट वीक में करते हैं तो उनको थर्ड फोर्थ वीक में उनको स्क्वायर ऑफ करने में बहुत दिक्कत आती है और फिर एक्सटेंशन की डिमांड्स होती है। फेयर पॉइंट दैट, यानी कि अगस्त में यहाँ पर अच्छा खासा अवेलेबिलिटी रहने वाला है। भाव में कुछ सपोर्ट जरूर है पोजीशंस के लिहाज से, लेकिन जहां तक बुआई के नंबर्स हैं या फिर करंट फसल के नंबर्स हैं वो ऑफ कोर्स आगे जाकर यहाँ पर देखने होंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगस्त का महीना हल्का सा अनसर्टन। प्रफुल्ल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और शुगर एज अ सेक्टर पर तमाम जानकारी भी देने के लिए। बात अब यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहां पर हल की मुनाफा वसूली के बाद हमने खरीदारी फिर से आते हुए देखी है। अमित, कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ ये सेक्टर और यहाँ से कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज? जी मनीषा जी, देखा जीरा हल्दी में हमने काफी अच्छी तेजी जो है प्राइजेस में देखी। मेरे को लगता है जीरा सितंबर की अगर मैं बात करूं तो 61,860 से लेके 58,550 ये एक रेंज मेरे को अभी 1 से 2 हफ्ते की लगती है। ये रेंज अगर ब्रेक होती तो मेरे को लगता है 3,000 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट अगर 61,860 ब्रेक करता है तो 3,000 पॉइंट की अपसाइड की रैली हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर 58,550 का लेवल जीरा वायदा ब्रेक करता है तो डाउन साइड में भी मेरे को लगता है लगभग 57,000 के आसपास के प्राइजेस दिखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हल्दी की अगर हम बात करें तो 7,200 रुपए जो है 6 जून का एक लो था हल्दी का, और कल इसने लगभग 15,300 और आज 15,800 के करीब का हाई बनाया। लगभग 106% की रिकवरी जो है जस्ट 2 महीने में ही हल्दी ने ट्रेडर्स को दी है। अच्छा रैली देखने को मिला है, तो मेरे को लगता है ये प्राइस काफी अच्छे हैं। ट्रेडर्स को अपना मुनाफा बुक यहाँ पे करना चाहिए क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है हल्दी, और मेरे को लगता है प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली में 14,000 के आसपास तक आ सकते हैं। तो हल्दी और जीरे में मैं ट्रेडर्स को बोलूंगा कि एक बार अपना मुनाफा लॉक करें और वापस काफी अच्छी गिरावट अगर प्राइसेस में मिलती है 5 से 8% की, तो वहां पे वापस फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ओके, क्विकली अमित, ग्वार पैक पर आपके कमेंट्स क्या हैं? यहाँ थोड़ी दबाव हमने कल भी देखा, वो आज फिर से एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है, क्या सजेशंस? ग्वार सीड में मेरे को लगता है सितंबर वायदे के हिसाब से जब तक 5800 का भाव रिटेस्ट नहीं हो रहा है तब तक फ्रेश खरीदारी से ट्रेडर्स को बचना चाहिए। 5800 अगर प्राइसेस आता है तो वहां पे एक बार वापस खरीदारी करें। 5500 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलें, और ऊपर मेरे को लगता है 6400 के भाव वापस फिर से देखने को मिल सकते हैं। ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है निचले स्तरों से 9874 से जो इसकी रिकवरी आई और 13,150 के आसपास का इसने हाई कल बनाया। लगभग 33% की तेजी जो है हमने 1.5 मिनट में ग्वारगम में भी देखी। तो मेरे को लगता है 11,500 एक अच्छा भाव है ट्रेडर्स के लिए। वापस अगर प्राइस 11,500 के करीब मिलता है जो कि यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट डाउन है, तो वहां पे ट्रेडर्स को फिर से एक्यूमुलेट प्राइस करना चाहिए और फिर वहां से मेरे को लगता है प्राइस वापस 13,500 के आसपास तक देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा चीजों पर मैं ट्रेडर्स को बोलूंगा कि मुनाफा बुक करें और करेक्शन 5800 और 11,500 ये भाव अगर मिलते हैं तो वापस फिर से एंट्री करनी चाहिए। ओके, तो चलिए फिलहाल प्रॉफिट्स लेने की सलाह है, नीचे मिले तो एंट्री ले सकते हैं ग्वार पैक में। शुक्रिया अमित आपका आने के लिए शो में अपने स्ट्रैटेजीज व्यूज देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार देखे वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।